नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज का कमलनाथ से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और उन्होंने कमलनाथ से अब अपना अगला सवाल पूछ लिया है। तीसरी बड़ी खबर है देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की, जहां प्रसूताओं को उपहार देने में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल आया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां इमरती देवी ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद में पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि अब सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी नॉमिनेट करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि 2.5 घंटे चली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इस विषय पर खुलकर बातचीत हुई। चर्चा में सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को सीडब्ल्यूसी में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी के नेता सभी पीसीसी डेलीगेट्स इसका समर्थन करेंगे। जयराम रमेश ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा कि बैठक में 45 सदस्य बैठे थे। गांधी परिवार से किसी तरह की जूम मीटिंग नहीं हुई है। आपको बता दें, सर्वसम्मति से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो पहली बैठक हुई, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने बताया कि अब सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट करेंगे। और पत्रकारों से चर्चा में और भी कई तरह की बातें हुई, जिस तरह की राहुल गांधी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे और प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल नहीं हो पाई थीं। इस तरह से अन्य चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष अब सीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट करेंगे। सीडब्ल्यूसी के अब चुनाव नहीं होंगे। और मध्य प्रदेश के बाद में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है और महाधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। हमारे साथ बनी हुई हैं हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी। और निशा, हम जानेंगे आपसे कि स्टीयरिंग कमेटी के बाद में जिस तरह की बात सामने आई है, जयराम रमेश ने कहा है कि अब सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वही सीडब्ल्यूसी को नॉमिनेट करेंगे। जी सूरज, बिल्कुल जिस प्रकार कयास लगाए जा रहे थे कि जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी, हो सकता है कि उसमें जो चुनाव होने हैं सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस कि वो हो जाए। लेकिन अभी अब जो बात सामने निकल कर आ रही है, 3 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब सीडब्ल्यूसी की जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसके चुनाव नहीं होंगे, बल्कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये निर्णय लेने का जो है दे दिया गया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो निर्णय लेंगे वही जो होगा मान्य होगा। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जिसे चाहे उसे वो घोषित कर सकते हैं और उसके साथ ही जो लोग हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उनका चयन कर सकते हैं। अब थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अधिवेशन स्थल आने के लिए जो है निकल गए हैं और थोड़ी ही देर में वो अधिवेशन स्थल पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव कमेटी की जो बैठक है वो शुरू होने लगेगी। सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक में 6 मुद्दों पर चर्चाएं होनी है। जिन 6 मुद्दों को लेकर जो अब 2 दिन बचे हुए हैं उनमें अलग अलग जो कमेटी है वो इस पर चर्चा करेंगी। तो आज अभी 4 बजे से जो है सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो 6 मुद्दे हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हैं या आर्थिक मुद्दे हैं और इसके साथ ही सामाजिक युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चाएं होंगी, कमेटियां बनाई जाएंगी। और कल से हम देखेंगे कि जब
अब सुबह 10 बजे से ही जो अलग अलग कमेटी होगी उनकी एक पर्सनल जो है मीटिंग्स होगी, बैठक होगी और उसमें तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो शामिल की जाएंगी। निशा, जिस तरह से बात चर्चा सामने आई है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाड्रा के शामिल नहीं होने पर भी चर्चा हुई, तो इस पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा चर्चा में? जी बिल्कुल, राहुल गांधी अब तक तो वो स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक थी उस पर जो है नहीं शामिल हो पाए थे, लेकिन अब तक इस पर जयराम जी का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन अब वो रायपुर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मेफेयर होटल से निकलकर सीधे ये जहां पर अधिवेशन हो रहा है वहां के लिए निकलेंगे और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचने ही वाले। जोर शोर के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से उनका स्वागत करते हुए मेफेयर लाया गया और मेफेयर से कुछ ही देर में जो है उन्हें मेला स्थल लाया जाएगा जहाँ पर अधिवेशन हो रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव कमेटी की बैठक होगी उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सम्मिलित होंगे और उसमें जो 6 मुद्दों पर अब चर्चाएं होनी है 2 दिनों तक, जिस प्रकार और आज हम देखेंगे कि परसों 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की एक आम सभा होगी जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे और साथ में हो सकता है कि राहुल गांधी भी लोगों से वार्तालाप करें और कल जो अब तक बातें निकल के आ रही है कि कल जितनी भी बैठकें होंगी उसमें राहुल गांधी सम्मिलित होंगे। ठीक है निशा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई थी हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है तो उस बैठक में बड़ी बात निकल के सामने आई है और बड़ी बात यह है कि अब CWC के चुनाव नहीं होंगे बल्कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे वह उनको नॉमिनेट करेंगे। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के लिए जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने का वचन पत्र में वादा किया था। क्या एक भी संभाग में कन्याओं के लिए आवासीय स्कूल खोला गया है? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ इधर उधर की बात करके सवालों से बचते हैं। उनके झूठ को मध्य प्रदेश और यहाँ की जनता देख रही है। पहले भावी फिर असंभावी बताते हैं। उनके नेता कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है। अब नया अजूबा देखिए, कमलनाथ नकुलनाथ के सामने शपथ दिला रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनावों का बिगुल लगभग बजने वाला है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवालों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि प्रत्येक संभाग में जो घोषणा की गई थी चुनाव के समय कांग्रेस के द्वारा कि प्रत्येक संभाग में कन्याओं के लिए खेल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खोले गए हैं। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। कमलनाथ जी, आपने अपने वचन पत्र में जो झूठ पत्र है, आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों भ्रम फैलाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से पिछले लंबे अंतराल से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवालों का सिलसिला जारी रखे, उसी क्रम में उन्होंने यह सवाल पूछ लिया कि आपने चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया था कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक जब तक उनकी सरकार रही है, 15 महीने की सरकार रही है, 15 महीने की सरकार में एक भी स्कूल खोलने की कवायद नहीं की गई है, ना ऐसा कोई आदेश जारी किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके घोषणा पत्र को झूठ पत्र बताया और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसे झूठ पत्र बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और सवाल अपने सवालों की कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछ लिया। हमारे साथ बड़े होंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कमलनाथ से सवालों का सिलसिला जारी है, उसी क्रम में एक सवाल ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में हर संभाग में, कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि मध्य प्रदेश के हर संभाग में एक आवासीय कन्या स्कूल खोला जाएगा जो खेल वाली कन्याओं के लिए रहेगा,
ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सवाल है। तो विवेक, जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार है, पहले भी शिवराज सरकार रही, 15 महीने के बाद में फिर शिवराज सरकार आई, तो उस घोषणा पत्र की बात को तो छोड़ें, क्या मध्य प्रदेश की कन्याओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जो खेल स्कूल की बात करती है, आवासीय स्कूल की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कदम उठाया है? बिल्कुल सूरज, आपने सही कहा कि अगर हम बात करें 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को छोड़ दें तो लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कन्याओं के मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खेलकूद की गतिविधियों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और अभी जिस तरीके से अगर बात करें खेलो यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतकर आएंगे उनको डिप्टी कलेक्टर और साथ ही डीएसपी की रैंक पर पदस्थ किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें नेशनल खेलों में जो जीत पाएंगे उनको आरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। वहीं अगर स्कूल शिक्षा की बात करें, स्कूलों में खेलों की शिक्षा को लेकर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि स्कूलों में खेल की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा और खेल के मैदान है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके तहत अगर हम सीएम राइज स्कूलों की बात करें तो उसको इसी हिसाब से तैयार किया गया है। चाहे हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर खेलकूद की गतिविधियों की बात करें या फिर पढ़ाई के मामले में बात करें, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कन्याओं के लिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की थी और उसके बाद लाडली लक्ष्मी 2 लॉन्च की थी। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़े किए हैं कमलनाथ पर, यानी कि पीसीसी सीट पर के 2018 के चुनाव में वचन पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था उसमें कहीं ना कहीं संभाव्य स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों के लिए आवासीय खेल स्कूल कन्याओं के लिए खोलने का वादा किया था, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठ का पुलिंदा बताया है। और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से प्रतिदिन एक सवाल पूछते हैं और कई सवालों के जवाब कमलनाथ देते भी हैं और कई सवालों के जवाब नहीं भी देते। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ पर हमलावर रहते हैं कि कमलनाथ ने जो वचन पत्र जारी किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में वह झूठ का पुलिंदा है और कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने वचन पत्र जारी किए थे और तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई है। तो मध्य प्रदेश की जनता को भ्रम में न रखें कमलनाथ, यह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को सलाह दी है। जी, एक और बात यहाँ विवेक सामने आ रही है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछते हैं, प्रतिदिन एक सवाल उनसे पूछते हैं और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कमलनाथ उनके सवालों का जवाब देते हैं। क्या इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कुछ कहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी तक कमलनाथ का कोई भी जवाब इस सवाल पर नहीं आया है, लेकिन कई सवालों के जवाब कमलनाथ जरूर देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कई बार सवाल पूछते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि इन सवाल का जवाब अभी तक कमलनाथ की तरफ से नहीं आया है, लेकिन लगातार इसके पहले की अगर हम बात करें कमलनाथ की तो वह सवालों के जवाब देते हुए नजर आए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल उन्होंने पूछे थे, चाहे हम किसानों की बात करें या फिर बेरोजगारी की बात करें या फिर युवाओं को रोजगार की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सियासत जारी है, चाहे महिलाओं के विकास की बात करें। विवेक, एक बात और आपको रोकना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आज जब शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है कमलनाथ से तो उन्होंने तंज भी कसा है कि नकुलनाथ को शपथ दिला रहे हैं, नकुलनाथ के साथ शपथ ले रहे हैं, जनता को शपथ दे रहे हैं, इस पर भी उन्होंने तंज कसा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। दरअसल एक वीडियो छिंदवाड़ा का जो वायरल हुआ था, जिसमें जो छिंदवाड़ा पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ वहां पर मौजूद थे, साथ ही उनके बेटे नकुलनाथ जो सांसद है छिंदवाड़ा से, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने और सांसद नकुलनाथ को बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से शपथ दिलवा रहे थे, जिसको लेकर सियासत लगातार जारी थी। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि पहले भावी मुख्यमंत्री, फिर असंभव भावी मुख्यमंत्री, अब शपथ भावी मुख्यमंत्री, यानी कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ पर तंज कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें इसको लेकर भी तंज कसा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि कमलनाथ के कार्यकर्ता उनसे शपथ दिलवा रहे हैं कि कमलनाथ को सीएम बनाना है, उनके बेटे को सांसद बनाना है। और वहीं कांग्रेस में अंदर खाने में जो गुटबाजी है तो उनके ही नेता सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस में इस तरीके का नहीं होता है, सीएम का जो चेहरा होता है वह चुनाव के पहले तय नहीं किया जाता है, वह चुनाव के बाद ही विधायक दल की बैठक में तय होता है। तो कांग्रेस में ही अंदर खाने में गुटबाजी है। जी ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बढ़ेंगे हम अगली तीसरी बड़ी खबर के लिए जो मध्य प्रदेश से ही है
और मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल प्रसूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने मील के कई पत्थर शामिल किए हैं, स्थापित किए हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रसूताओं को उपचार देने के मामले में प्रदेश पूरे देश में प्रथम नंबर पर आया है, अव्वल नंबर पर आया है। गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। सीएम ने बताया कि प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान, जो लक्ष्य अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि प्रथम स्थान पर आया है प्रसूताओं को उपचार देने के मामले में मध्य प्रदेश। एक और प्रसन्नता का विषय है मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि और हासिल की है। प्रसूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए अभियान लक्ष्य में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची में गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। लक्ष्य योजना के तहत 111 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है और इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होगा, जिसे ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्षों की देखभाल बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह उपलब्धि मिली है और इस उपलब्धि के चलते मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान लक्ष्य के तहत यह उपलब्धि हासिल हुई। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह, विवेक से हम बात करेंगे कि विवेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश को इससे पहले भी कई उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में देखें या अन्य क्षेत्रों में देखें, और आज यह उपलब्धि मिली है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग राज्यों के स्तर पर जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में और खासतौर से प्रसूताओं को बेहतर स्वास्थ्य देने में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश को कई अवार्ड मिल चुके हैं। अगर हम कृषि के क्षेत्र में ही बात करें तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार मध्य प्रदेश को 8 बार हासिल हुआ था और एक बार अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर मध्य प्रदेश पहला स्थान देश में आया है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एनएचएम ने जो एक अभियान की शुरुआत की थी लक्ष्य, उसमें प्रस्तुता तक जो होता है उससे बेहतर गुणवत्ता के तरीके से वहां पर कामकाज जो किए गए हैं उसको लेकर यह अभियान की शुरुआत की गई थी। इसमें वरीयता के आधार पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, तो वहीं गुजरात को दूसरा स्थान मिला है। ऐसे में अगर बात करें तो 111 जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको तैयार किया जाएगा और उनके बेहतरी के लिए और बेहतर उनका विस्तार हो सके, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसको लेकर सीएम शिवराज ने आज कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए प्रसन्नता की बात है जो बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो सूरज इसमें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की अब सहायता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो प्रस्तुता कक्ष होंगे, वहां पर जो तमाम सुविधाएं होंगी उनको बढ़ाया जाएगा। इनमें जो राशि, अनुदान राशि जो मिलेगी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पहले भी अगर हम बात करें कोरोना के क्षेत्र का, जिसकी भी हमेशा जिस तरीके से कोरोना काल पूरे देश ने और पूरे विश्व में देखा था, ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने उस समय भी कहीं ना कहीं ऐसे उपलब्ध साधन कराए थे जिससे कहीं ना कहीं लोगों को आसानी हो सके। कहीं ना कहीं एक बार फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आया है और एनएचएम ने जो लक्ष्य अभियान की शुरुआत की थी उसके तहत मध्य प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से बताया भी जा रहा है, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 52 जिला अस्पताल हैं, 119 सिविल अस्पताल हैं, 336 सामुदायिक अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 1266 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 10,287 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो ये जो स्थितियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव ना हो, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें, इस दिशा को लेकर के सरकार का और आगामी कदम और क्या होने वाला है?
बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को पहला स्थान हासिल मिला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आगामी अगर हम योजनाओं की बात करें तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की बात करें तो वह भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। और इसको लेकर अगर हम बात करें और बेहतर क्या किया जा सकता है, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो 400 जो डॉक्टर हैं उनका जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से अगर हम जो आपने सवाल किया है कि 52 जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है, जिसके चलते कई मरीज वहां पर परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। भले ही मध्य प्रदेश की सरकार को पहला स्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में मिला है पिछले रक्त को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कई कमियां भी देखने को मिलती हैं और इसको बेहतर करने के लिए जल्द ही 400 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही अगर बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया की सरकार तैयारी में है। जिस तरीके से अगर बात करें हाल ही में 1,13,000 भर्ती निकाली गई है अलग अलग विभागों में। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में और उसके बाद राजस्व विभाग में, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है कि मध्य प्रदेश में की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और बेहतर हो, इसको लेकर लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें अब पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती होगी और डॉक्टरों की भी भर्ती की जाएगी। जी विवेक सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता बने हुए थे हमारे साथ विवेक सिंह। जैसा कि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और लगातार प्रयासरत है। और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासतौर से प्रसूताओं को उपचार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं आखिरी और चौथी बड़ी खबर के लिए, जहां ये खबर है ग्वालियर से, जहां अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी ने विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, हारी तो डबरा की जनता है। मैं तो जीती हूं क्योंकि मेरे पास अभी भी सरकारी बंगला है, गाड़ी है, लाव लश्कर है और प्रशासन भी मेरे साथ है। फिर मैं कहां से हार गई? इमरती देवी ने कहा कि मैं उपचुनाव में डबरा की जनता ने जरूर मुझे हराया था, पर डबरा की जनता हारी है क्योंकि डबरा की जनता के कारण ही आज डबरा का विकास रुका हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खुद निर्णय लेती हूं। इमरती देवी अपने निर्णय खुद लेती है क्योंकि मैं सेल्फ स्टार्ट हूं, किसी के कहने से काम नहीं करती, जो मुझे करना है वह मैं करके रहती हूं। दरअसल इमरती देवी ने यह बयान ग्वालियर के चिनौर में विकास यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए दिया। इमरती देवी ने राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर के खाद्य विभाग के अधिकारी को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि जहां यह कार्यक्रम हो रहा था वहां विभाग के अधिकारी उपलब्ध थे, तो उन्होंने उनको फटकार भी लगाई है। और इमरती देवी जो पहले से ही अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं, चाहे 15 अगस्त के भाषण को लेकर के हो, क्योंकि जब वो 15 अगस्त का भाषण पढ़ रही थी तो कुछ लाइन पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब आगे कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। इस तरह के बयानों को लेकर, इस तरह की घटनाओं को लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रही। और आज ग्वालियर में विकास यात्रा के दौरान विकास यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में यह जो बात कही कि मैं नहीं हारी हूं, हारी तो डबरा की जनता है। अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए यह बात कहां तक उचित है? एक बार फिर सुर्खियों में है इमरती देवी और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर क्या चर्चा है, क्या प्रतिक्रिया, हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जी। टीएन मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी टीएन मनीष जी, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरती देवी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है, आज फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं नहीं हारी हूं, जो उपचुनाव हुआ था मैं नहीं हारी हूं, उपचुनाव में डबरा की जनता हारी है और जनता ने मुझे हराकर अपने विकास पर खुद रोक लगा ली है। ये बयान कहां तक उचित है? देखिए, लोकतंत्र में ये किसी भी नेता की, मुझे लगता है कि एक जो इसको हम दम्भ कह सकते हैं, दम्भ जी का परिचायक है जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारा लोकतंत्र जो है वो ये कहता है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। हाँ। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोक सेवक हैं, यानी वो जनता के सेवक हैं, जनता मालिक है। तो ये जो उल्टी गंगा बहाने वाला बयान है, हाँ। ये बयान कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि इमरती जी कांग्रेस से जो तरह सिंधिया जी की कट्टर समर्थक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में आई है। आने के बाद अगर वो चुनाव हार भी गई हैं तो भी आज उनके पास में नेता को जो एक चाहिए होता है कि वो मुख्य धारा में बना रहे, हाँ। तो उन्हें आज निगम मंडल में स्थान मिला है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मंत्री का दर्जा है। हाँ। और ये बताकर
इमरती देवी ने ये साबित किया है कि आप मुझे बेशक हरा दीजिए, लेकिन मेरी किसी भी नेता होने के नाते मेरी जो नेतागिरी है जी, मेरा जो सियासत है, राजनीति है, हाँ, उसमें किसी तरह की कोई कमी हाँ, नहीं आएगी। मेरी शख्सियत, मेरी हस्ती जी। ऐसी है, ये उनका भाव है। जी मनीष जी, जैसे और उन्होंने एक बात और कही है अपने भाषण के दौरान में कि मैं सेल्फ स्टार्ट हूं, मैं किसी के कहने से नहीं चलती हूं, मैं अपनी मर्जी का काम करती हूं। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि महाराज जो कहेंगे मैं वो करूंगी, मैं महाराज के कहने पर चलती हूं। तो और आज ये कहा, तो अब क्या क्या उनका महाराज के प्रति जो आसक्ति थी, जो भक्ति थी, वो खत्म हो गई क्या? अब ऐसा माना जाए? देखिए, राजनीति में जो कहा जाता है वो कभी नहीं होता, जो देखा जाता है वो भी नहीं होता जी। तो ये जो उनका बयान है, इस बयान के बाद मुझे लगता है कि उनको समझाइश और दी जाएगी, और समझाइश देने के बाद वो निश्चित तौर पे इस बयान को लेकर के कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देगी, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को में आने के बाद जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, हाँ, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो अपना बलिदान रहा है, जिस तरह से भाजपा हमेशा बताती रही, और जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के जो संस्कार और जो बीजारोपण हुआ, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से राजमाता जी के साथ पार्टी को सींचा, खड़ा किया, तो ये पूरे जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस में लगातार रहने के बाद वहां पर जिस तरह से व्यक्ति पूजा और व्यक्तिवादी जो राजनीति चलती है कि कांग्रेस के भीतर जो है हर बड़े नेता के अपने समर्थक मंडल होते हैं, हाँ, और एक मंच से एक साथ हम देखते हैं कि चारों दिशा से चार बड़े नेताओं के नाम पर नारेबाजी कार्यकर्ता और समर्थक करते हैं, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ रह जाती है, और उसके बाद फिर अलग अलग नेताओं की इंडिविजुअल कांग्रेस जो है उनकी स्पर्धा देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का ना तो वैचारिक धरातल है, ना ऐसा संस्कार है। तो इस तरह अगर वो बात कर रही है तो मुझे लग रहा है कि संगठन इसमें जो है जरूर जो है उनको समझाइश देगा, और सिंधिया जी के प्रति उनकी जो आसक्ति की बात आपने कही सूरज, तो वो मुझे नहीं लगता कि कैसे भी स्तर पर खत्म होगी, क्योंकि उनकी राजनीति सिंधिया जी से शुरू हुई है और सिंधिया जी पर ही पूरी केंद्रित है। देखिए, कथनी अलग हो जाती है, करनी अलग हो जाती है, राजनीति इसी का नाम है। तो मेरा मानना है ये एक मौका दिया है इमरती ने कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे करके कांग्रेस को। तो अब हमें ये इंतजार करना चाहिए कि उनके इस बयान पर विपक्ष जो है वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे करके समूची भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लेगी, क्योंकि ये एक तौर पर हम माने कि सम्मानीय मतदाताओं के प्रति एक जिम्मेदार राजनेता का गैर जिम्मेदार बयान है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मनीष जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। टीएन मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब उन पर कोई प्रतिक्रिया, इस क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी, और क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि इससे पहले भी इमरती देवी बयान दे चुकी हैं। बाबा के पास गई थी, एक बाबा के उन्होंने बताया था कि तुम्हारी पार्टी के लोगों ने तुमको हराया, तो वो कह चुकी हैं कि मैं 2008 से कभी हारी नहीं, और जब से पार्टी बदली है तो चुनाव हार गई। इस तरह की बयानबाजी को लेकर के हमेशा इमरती देवी सुर्खियों में रहती हैं। अब देखना है कि उनकी इस बयान के बाद में पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता किस तरह की बात और किस तरह उनके बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।